So this is solid part 1, 10 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 111 एंड 121, इट इज़ इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। सो सिंपल सी बात है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल में है एंड वी हैव टू प्लेन्स, द एंगल इज बेसिकली बिटवीन द नॉर्मल्स टू द प्लेन, एंड जो ये प्लेन्स दे रखे हैं मेरे को, यही मेरे जो लाइन्स है उसके इंडिसेस हो जाएंगे। देन आई डायरेक्टली कैलकुलेट द कोस थीटा बिटवीन देम। नाउ मिलर इंडिसेस, सबसे पहले अगर कोई मिलर इंडिसेस का क्वेश्चन आएगा, मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाएगी कि जो मिलर इंडिसेस जो वो प्लेन्स होते हैं जो कि इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल होते हैं और हमको सिमेट्री और डिफ्रैक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। देन इसकी बॉडी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखूंगा मैं, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू n1 का मोड n2 का मोड कोस ऑफ थीटा। देन कोस थीटा को उधर ले जाऊंगा मैं, एंड n1 n2 को सोल्व कर लूँगा अपनी कोसाइंस के अंदर, h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2, एंड देन डायरेक्टली मेरे पास उनकी वैल्यू पुट करके कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर थीटा को कोस इनवर्स 4/3√2 कैलकुलेटर मारना पड़ेगा। कैलकुलेटर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सिंपली इसमें भी छोड़ दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थीटा विल कम आउट टू बी 19.47। नाउ इफ वी लुक एट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, इंटरप्रिटेशन इज की बिकॉज कोस थीटा इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल वेक्टर्स ओनली। Okay, so for high index plane, when the cosines will increase, the angle is tend to increase itself. Okay, in X-ray diffraction, the angle between two planes determine whether certain reflection are allowed or forbidden, because the forbidden reactions are basically determined by the form factor, and form factor will reflect on the cosines. Like अगर FCC है मेरे पास तो उसमें क्या होगा, मेरी कंडीशन HKL all should be either all are even or all are odd, तभी जाके वो डिफ्रैक्शन देगा, अदरवाइज वो फॉरबिडन है मेरा। एडवांटेज क्या होंगे मेरे, सबसे पहले स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्ट्रक्चर। अगर मेरे को प्लेन्स पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो मैं उसको मैप कर सकता हूँ। आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट फैक्टर जो हम लिखने वाले हैं। दूसरा टेक्सचर कर सकता हूँ अगर करना हो तो। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन फर्स्ट लिमिटेशन इज़ थी इट इज़ लिमिटेड टू क्यूबिक रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज अगर मेरा क्रिस्टल क्यूबिक नहीं होगा देन जो मेरे प्लेन्स हैं वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे नहीं पता, एंड उनके जो मिलर इंडिसेस हैं उनको लिखने के लिए मेरे को रेसिप्रोकल मैट्रिक टेंसर लगाना पड़ेगा। उनको मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देन नो सरफेस इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सरफेस इफेक्ट? जो कैलकुलेशन अज्यूम करता है कि मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टल सिस्टम है जो कि इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ है, ठीक है, जबकि जो रियलिटी होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती। तो जो टर्मिनेशन इफेक्ट, जो सरफेस इफेक्ट है, उनको एलिमिनेट कर देता है ये। देन जो थर्मल वाइब्रेशंस उनको नेगलेक्ट करता है, बिकॉज जैसे जैसे थर्मल वाइब्रेशंस होती है, 0 पॉइंट एनर्जी बढ़ती है, तो जो मेरी पीक है वो और लोअर हो जाती है, और जो कम एंगल है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन में यहाँ पे मिलर प्लेन्स की जो एप्लीकेशन है वो है मिनरल्स की, मिलर प्लेन्स की मिनरल्स की। और किसका मिनरल? इसरो का मिनरल जो कि चांद पे है, मून मिनरल, ठीक है, मून मिनरल वहाँ पे है। रेसिप्रोकल लैटिस, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस, व्हाई इट इज नेम सो, ठीक है। डिराइव द रिलेशनशिप फॉर द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इन टर्म ऑफ दोज ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ओके, अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस पूछ ही रखा तो वही लिखूंगा रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस होता क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट या फिर रियल लैटिस, वेयर ईच पॉइंट, उसका हर एक पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस का हर एक पॉइंट डिपिक्ट करता है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस। दिस इज माय डेफिनेशन। व्हाट इज इट्स यूजेज रेसिप्रोकल लैटिस का सबसे पहला आता है एक्स रे डिफ्रैक्शन के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको स्टडी मैं हमेशा रेसिप्रोकल लैटिस में करता हूँ, जहाँ पे मेरी लुईस कंडीशन, ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो आगे की थ्योरीज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी, कंडक्टिविटी में भी यूज़ कर लूँगा मैं तो, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा इसका यूज़। नेक्स्ट, अब इसकी बॉडी पे आते हैं। सबसे पहले इसने पूछा था कि इसको रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज नेम रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल अराइज होता है बिकॉज जो डायमेंशन होती है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की, वो इनवर्स लेंथ का इनवर्स होती है, ठीक है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अच्छा, ये कैसे निकालते थे अपन? ये निकालने का सिंपल फॉर्मूला था कि जो हमारा इक्वेशन आता है रेसिप्रोकल लैटिस का, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, वो होता है G डॉट T इज E, इसको लिख ही देता हूँ, याद रहेगा, E G dot translation vector, not translation, let's say any vector, is equal to 1, which means अब 1 कब होता है? E का वैल्यू जो वहाँ पे मेरे को मिलता है, आई हो रहा है यहाँ पे, E का वैल्यू आया 2n पाई, तो I से कि G डॉट R इज़ 2n पाई।
नाउ आर को अगर मैं डी वेक्टर ले लूँ, जो कि आर आर को कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर हो सकता है, डी वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन जी का जो मोड होगा वो होगा मेरा 2n पाई बाई डी एच के एल, ठीक है। तो क्योंकि जो मेरा जी जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की इनवर्स है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द लेंथ फैक्टर, ठीक है, लेंथ डायमेंशन का फैक्टर। नाउ वी हैव टू डिराइव द प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अभी इसकी इंपेरिकल डेरिवेशन है कि यार जो मेरा रेसिप्रोकल वेक्टर होता है वो खुद के ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस बनाता है, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस होती है जो क्वांटम में होती है। इफ़ आई गेट द conjugate of the same wave function then I will get the result, else I will not get the result. So यहाँ पे मेरी उसकी क्या कंडीशन क्या होगी, साई स्टार इंटू साई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा, ठीक है ना। अगर मेरा ए स्टार ए है तो 2 पाई मिल जाएगा, अगर ए स्टार ए नहीं है तो फिर 0 मिलेगा। दीज आर द ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी कुछ बोल सकता हूँ मैं, ये कंडीशन है मेरी। ऑर्थोनॉर्मेलिटी बोलना बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 का फैक्टर ले आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। तो अब ये कंडीशन तभी इंश्योर होंगे जब जो मेरा साई स्टार है वो मेरा इस फॉर्म में हो, 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। डायरेक्टली लिखना ही था मेरे को तो लिख ही दिया। नाउ ऐसे ही मैं बी का लिख दूंगा, फिर मैं सी का भी लिख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएंगे तीनों के फॉर्म फैक्टर्स, सॉरी तीनों के मेरे पास आ जाएंगे रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अब जो है वेरिफिकेशन करनी होगी, वहाँ पे लिख के आ जाऊँगा मैं कि वेरीफाइंग द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, दीज वेक्टर सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस। तो दे आर, क्योंकि वो कट जाएगा यहाँ पे, अगर सेम आएगा तो कट जाएगा, अगर सेम आएगा तो दो वेक्टर सेम होगा तो 0 हो जाएगा। तो दीज आर द एक्सेप्टेबल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ना इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में सबसे पहले हमको डिफ्रैक्शन मिलती है, एक्स डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये सारी डिफ्रैक्शन मिलेंगी। दूसरा फिर ये जो है जो फर्स्ट रेसिप्रोकल लैटिस होता है सबसे छोटे यूनिट सेल का, सबसे छोटा यूनिट सेल मेरा विग्नर सीड सेल होगा, तो उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा मेरा फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। फर्स्ट ब्रिलियन जोन बेसिकली मेरे को बैंड थ्योरी के बारे में बताएगी, जहाँ पे जो अलाउड मोशन इलेक्ट्रॉन का वो पॉसिबल है, ठीक है। फॉरियर एनालिसिस कर सकता हूँ मैं सिग्नल का। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैरामीटर। नाउ इंटरप्रिटेशन क्या होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के अंदर, अगर जो मेरा डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है अगर वो इंक्रीज़ कर दूँ मैं, तो जो मेरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो श्रिंक हो जाएगा। एंड क्योंकि मेरा रेसिप्रोकल वेक्टर श्रिंक हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन पैटर्न मेरे को थीटा मिलता था, जो पीक मिल रहा था, वो अब लोअर वैल्यूज़ की तरफ शिफ्ट करेगा, ना कि हायर वैल्यूज़ की तरफ, ठीक है। दूसरा जो वॉल्यूम है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल इज 2 पाई बाई 3, बिकॉज वही ना 2 पाई बाई ए आया मेरा, तो इंटू करके तो 2 पाई बाई 3 और वी क्यूब यहाँ पे वी ऑफ डायरेक्ट लैटिस बन जाएगा डी सी, ठीक है। एप्लीकेशन बता चुका हूँ, डिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर बैंड थ्योरी, फर्मी सरफेस निकालने में आ जाएंगी, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, वही कि भाई आइडियलाइज स्ट्रक्चर है तुम्हारा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट परफेक्ट पीरियोडिक क्रिस्टल है, तो ये टर्मिनेशन इफेक्ट, सरफेस इफेक्ट इनको इग्नोर कर देगा। वी आर एज्यूमिंग स्टैटिक एक्सप्रोक्सीमेशन, थर्मल एक्सपेंशन नहीं दिखा रखा तुमने 0 पॉइंट एनर्जी का कंसीडर नहीं कर रखा, जबकि रियल में वो भी होगा। देन जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये हमको कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता, ये हमको कंडीशंस के बारे में बताता है। ये मेरे को बताता है कि मेरी बाउंड्री कंडीशन ये होंगी, बट उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बताएगा, ठीक है। मेरे सरफेस फर्मी सरफेस की लिमिट्स ही होंगी, बट उसमें जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बताता, ठीक। जो स्ट्रक्चर होता है मेरे को डायरेक्ट लैटिस बताएगा कि ये एटम यहाँ, ये एटम यहाँ, ये एटम यहाँ, सब कुछ, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो है रिएक्टर। रेसिप्रोकल से रिएक्टर, उधर हमने मिलर से देखा था हमने मून मिनरल, ठीक है। तो रेसिप्रोकली क्या है, रिएक्टर कौन सा, ध्रुव रिएक्टर बाहर के अंदर चल रहा है, वहाँ पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज हो रही है। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए तुमको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर थ्योरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जब मेरा क्रिस्टल लैटिस है उसके ऊपर रोटेशन की एक्सिस की क्या लिमिट्स हैं, तो ये जो है सीधी सीधी थ्योरम है मेरी, क्रिस्टलोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन थ्योरम। क्रिस्टलोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन थ्योरम, पहले इस थ्योरम को बताना है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट ओनली पॉसिबल रोटेशन इन ए क्रिस्टल लैटिस आर 1 2 3 4 नॉट 5 ओनली 6, दीज आर ओनली पॉसिबल 5 फोल्ड रोटेशन एक्सिस कंडीशंस। तो ये उसने बताया था। अब उसके बाद यहाँ पे क्या था कि थ्योरम आती कैसे है कि हमने कोई भी एक 2D लैटिस ले लिया जिसके अंदर मेरे पास ए वेक्टर है, A2 वेक्टर, या उसके ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे, एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में होगा नॉर्मली, ठीक है। फिर मैंने इनको एंगल थीटा से रोटेट कर दिया ना, तो जो मेरा ए डैश आएगा, कोई भी नया जो ट्रांसलेशन वेक्टर आएगा वो आएगा आर ऑफ थीटा इंटू में एक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर थीटा जो होता है मेरा, वो होता है मेरा रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स कैसे लिखता हूँ मैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए मोटा मोटा। तो कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मेरे को पता है। दूसरा जो साइन होता है यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। कैसे करा था मैंने, ऑल नहीं
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही था ना, या यहाँ पे था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पता नहीं क्या था, बट ये ऐसे क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज कोस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और ये यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हाँ यही था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कोस हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे कोसाइन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरी, जो रोटेशन सिमेट्री बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जो ट्रांसलेशन वेक्टर जो आया है उसको तुमने मल्टीप्लाई किया रोटेशन मैट्रिक्स से, अगर रोटेशन मैट्रिक्स की ट्रेस जो आएगी अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर उसका ट्रेस इंटीजर नहीं है, व्हाट इज ट्रेस, ट्रेस इज बेसिकली सम ऑफ द इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ना, हाँ ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर मेरा λ1 + λ2 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो मेरा जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो फेल कर जाएगा, मेरे को सिर्फ एक इंटीजर के साथ में चाहिए तभी मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो ट्रेस लिखा मैंने, ट्रेस का लिखूंगा यहाँ पे, साइन की तो कोई बात नहीं थी, चलो कोस में लिखना है सिर्फ ट्रेस, 2 cos θ = n, n का वैल्यू -1 से लेके हो सकता है 1 तक, उसके अंदर अब 2 से अब जो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो यानी कि -1 के ऊपर ये मेरे को भी दे देगा वैल्यू, फिर -1 के बाद 0 पे दे देगा, 1 पे दे देगा, ये तीनों वैल्यू देगा, -1/2 पे भी एक इंटीजर आ जाएगा और 1/2 पे भी एक इंटीजर आ जाएगा। मेरे को 5 वैल्यू मिल गई यहाँ पे n की, तो n की मेरे को 5 वैल्यू मिलती हैं, थीटा की कोस थीटा की वैल्यू रखने के बाद मेरे को n की ये 5 वैल्यू मिल गई। इसके बाद मैंने इनके रिस्पेक्ट में मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये जो वैल्यूज मिली थी इनके रिस्पेक्ट में मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी। अच्छा n के ऊपर ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज ट्रांसलेशन जो है वो प्लस एक्सिस में भी है माइनस एक्सिस में भी है, ठीक है। तो ये मेरे को 5 मिल गए। अब इसको अगर मैं 3D में एक्सटेंड करूँगा तो वहाँ पे मेरा जो 5 फोल्ड एक्सिस है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसकी एक और होती है डेरिवेशन करने की जो नोट्स में है, उसको अलग से देख लूँगा मैं जब नोट्स पढ़ूंगा। अब आगे है इसका इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि जो रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन एक्सिस के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है लैटिस पैरामीटर्स के, कोई भी लेटिस पैरामीटर डिपेंड नहीं कर रहा, जो मेरा सिमेट्री है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, रोटेशन मैट्रिक्स के ट्रेस के ऊपर, और वो भी इंटीजर होना चाहिए बस उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कुछ क्वासी क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें 5 फोल्ड सिमेट्री अवेलेबल हो जाती है, तो इस उनको पीरियोडिक क्रिस्टल नहीं बोलते, पीरियोडिक क्रिस्टल होते तो फिर 5 फोल्ड की सिमेट्री दिखाते ही नहीं, ठीक है। जो क्वासी क्रिस्टल होते हैं ये ट्रांसलेशनल इनवेरियंस लैक करते हैं, बिकॉज इनका ट्रांसलेशनल वेक्टर कभी भी इंटीग्रल फॉर्म में आएगा ही नहीं, ठीक है, वो आएगा ही नहीं, सॉरी इंटीजर की फॉर्म में आएगा नहीं। एडवांटेज क्या होंगे यार, एडवांटेज इसके वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिखने को लिख देता हूँ फिर कि ठीक है, जब भी क्रिस्टल लैटिस होता है तो वहाँ पे हम ग्रुप्स पढ़ते हैं, पॉइंट ग्रुप पढ़ते हैं, 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं, 230 स्पेस ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप का क्रिएशन हो जाता है, यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, रोटेशन के अकॉर्डिंग। देन फेज ट्रांजिशन स्टडीज़ फेज ट्रांजिशन स्टडीज़ भी आती है कि अगर मेरी रोटेशन सिमेट्री चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि मेरा फेज चेंज हो गया है ना। लिमिटेशन पहले तो ये है कि यार क्वासी क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, या फिर क्वासी क्रिस्टल्स के एक्सेप्शंस है, ठीक है। दूसरा सरफेस इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया। तीसरा हमने थर्मल डाइवेशन नहीं ली, यहाँ पे परफेक्ट सिमेट्री मान ली। एप्लीकेशन इसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से करने की, रोटेशन की हाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, बट वैसे पढ़ लेता हूँ कि जो स्पेसिफिक रोटेशन आती है उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस कोटिंग का है, और उसको फिर मैं एयरक्राफ्ट में, स्पेस में, इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जो कोटिंग पता लगानी होती है कि मेरी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसी कोटिंग प्रोवाइड करेगा, उसके रोटेशन से पता लगता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ अ 2D लैटिस, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर 2D के मेरे को ये दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया। डिटरमाइन द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन लिख दो वहाँ पे। रेसिप्रोकल लैटिस इज द फोरियर इनवर्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस एंड ईच पॉइंट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस डिटरमाइन द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। हो जाएगा फिर उसकी एप्लीकेशन कि भैया इसको एक्स डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, बैंड फर्मी सरफेस, इसमें यूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि 2D ही दे रखा है तो मेरे को एक तीसरा केस मानना पड़ेगा अपने उससे, जो मेरे को रेसिप्रोकल लैटिस देगा। तो मेरे पास ए है, बी है, डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 2π ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सी की जगह मैंने ले लिया के कैप, सिंपल सा केस है। यहाँ पे वैल्यू मिल गई ए की, फिर बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसके बाद मेरे को जो है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वहाँ पे फॉलो करवानी है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन एक बार मैं फॉलो करके दिखा दूंगा कि देखो यार ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन दे दूंगा कि अगर मेरा डायरेक्ट लैटिस का ए बढ़ जाता है तो मेरा जो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वेक्टर है वो श्रिंक हो जाएगा, अगर वो श्रिंक होगा तो फिर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा था उसकी जो पीक थी वो लोअर थीटा वैल्यूज़ की तरफ श्रिंक कर जाएगी मेरी, ठीक है। नेक्स्ट
लिमिटेशंस, एडवांटेज क्या थे भाई इसके, एडवांटेज में वही बता देंगे, ठीक है, एक्स रे डिफ्रैक्शन और बैंड थ्योरी। देन लिमिटेशंस में नो आउट ऑफ प्लेन इन्फॉर्मेशन, एज्यूम परफेक्ट पीरियोडिसिटी, लिमिटेड टू 2D। फिर आगे है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, कैलकुलेट द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC एंड HCP स्ट्रक्चर, शो डेट दीज आर द मोस्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन लिखनी है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ इट्स ऑन यूनिट सेल। ये बेसिक सी है। FCC और HCP का 0.745 यानी कि 74% आता है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है 3D के लिए। और ये किसी ने बोलता है, ये बताया था केपलर कंजक्चर ने, उसने बेसिकली इतना बोलता है केपलर कंजक्चर ने कि जो तेरा SC है, SC मतलब कि क्या ये सिंपल क्यूबिक है, इसकी 52 समथिंग आती है, BCC की 68% आती है, जो FCC स्ट्रक्चर है उसकी 74 आ गई, HCP की भी 74 आ गई, तो फिर इनकी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो फिर यही होंगे यार मैक्सिमम बस। तो यही किया था उसने भी, अपन ने भी यही करना है मैक्सिमम। APF लिखूंगा मैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। कन्वर्ट करना है मेरे को हर एक चीज़ को R के अंदर, A में कन्वर्ट नहीं करना है, A में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को रिलेशन ख़राब हो जाएंगे जो HCP के हैं, तो इसीलिए मेरे को सारी चीज़ों को R में कन्वर्ट करना है, A को R में कन्वर्ट करना है, ना कि R को A में। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है जो आती ही हैं। FCC का मेरे को सीधा पता है π/√3/2, π/3√2, π/3√2, इसको एज इट इज़ लिखना, कैलकुलेटर मत मारो यहाँ पे, π/3√2 74%, चाहे तो डायरेक्ट लिख के आ जाओ। ठीक है, फिर HCP है, HCP के अंदर भी मेरे को पता है कि HCP के अंदर 6 होते हैं। FCC के अंदर कितने थे, 3 + 1 4। HCP के अंदर कितने हैं, 1 मतलब एक नीचे एक ऊपर 2, एक बीच में 3, और 3 जो सेंटर वाले हैं 6। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करूँ तो एक इसका 3 हो गई है, और 3 इसके बीच में 6। चलो फिर जहाँ पे जो C/A का वैल्यू आता है वो आता है √8/3। ठीक है, इसको निकालते कैसे थे, अगर मैं भूल जाऊँ, इसको निकालते थे इस तरह से कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, C ये है, इनका जो वैल्यू होगा यहाँ पे, फिर मैं इसको वो करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर करूँगा, इसके वैल्यू को निकाल दूँगा हाइपोथेसिस से। A = 2R, C/A इज़ √8/3, ये हमको पता है। अच्छा, इसमें देखने वाली बात क्या होती है कि जो C है वो बड़ा होता है, मैं याद रखूँगा इसको, कि जो C है वो A से बड़ा होता है। C इज़ 1.633 ऑफ A। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालूंगा इसकी, वॉल्यूम कैसे होगी, मेरी वॉल्यूम होगी इस हेक्सागन की वॉल्यूम इनटू मैं C को मल्टीप्लाई कर देना है मेरे को बस। तो हेक्सागन की वॉल्यूम क्या आती है मेरी, √3/4 A², ये मेरा हेक्सागन की वैल्यू होगी। और पूरे हेक्सागन की निकालूंगा तो ये तो सॉरी ट्रायंगल की वैल्यू होगी, और पूरे हेक्सागन की निकालूंगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, बिकॉज 6 ट्रायंगल बनेंगे वहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और C से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी बस वैल्यू पुट करना है, जो कि R में कैसे निकलती है। जब R में कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर सीधा लिख दिया π/3√2 विच इज़ 74%। ठीक है, BCC के लिए मेरे पास आता है 68.2%, 68.02%, एंड सिंपल क्यूबिक के लिए आता है 52% विच इज़ π/6, एंड BCC के लिए मेरे पास आता है √3π/8। इंटरप्रिटेशन क्या लिखूंगा, अगर मेरा एटॉमिक रेडियस R इंक्रीज कर जाता है, मान लिया मेरा R इंक्रीज कर रहा है, देन जो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन वो इंक्रीज होएगा, बट पैकिंग फ्रैक्शन इज लाइक कि वो एक आइडियल वैल्यू है। अगर वो इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब है कि मेरा जो क्रिस्टल है वो स्ट्रेस में है, वो अभी स्ट्रेन पे है। ठीक है, और नॉर्मली जो हाई एवरेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो जनरली हाई डेंसिटी को इंडिकेट करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये उसके लिख देंगे इसके इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इसमें, मटेरियल सिलेक्शन में कर सकते हैं, कोटिंग का पता लग जाएगा, वही जो अपन ने उसमें करा था, तो इसमें भी लिख देंगे यही। ओके, लिमिटेशन क्या है, पहले लिमिटेशन यहाँ पे अपन हार्ड स्फीयर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उनके पास में जो उनकी केमिकल बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, वो सब कुछ उसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, उनको स्फीयर मान रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। ठीक है, आइडियल ज्योमेट्री की यहाँ इनफाइनाइट प्लेन है, वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखूँ क्या इसका ये एप्लीकेशन, पैकिंग फ्रैक्शन का एप्लीकेशन लिखने का वैसे मन तो है नहीं, बट ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो कि क्रिस्टल में कहीं पे भी चल जाएगा कि नासा इस टाइम पे माइक्रोग्रेविटी में सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो भी पैरामीटर निकलवाया है क्वेश्चन में, मैं बोल दूँ कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैं जज करता हूँ वहाँ पे बैठ के नासा में कि जो माइक्रोग्रेविटी से मैंने क्रिस्टल की ग्रोथ करी है क्या वो ऑप्टिमाइज है या नहीं, क्योंकि हर एक पैरामीटर एक वैल्यू देगा, और उस वैल्यू को अगर वो ऑप्टिमाइज लिमिट में होगी तो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैलिड है, नहीं तो फिर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहाँ पे बेकार है। ठीक है,
नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड प्लेन इन एफसीसी लैटिस। मिलर इंडिसेस ऑफ क्लोज्ड पैक्ड प्लेन इन एफसीसी लैटिस। तो ये तो मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन लिखनी है स्टार्टिंग में कि मिलर इंडिसेस आर दोज प्लेन्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, फिर क्या लिखना, फिर इसकी पॉसिबली वो बता दूंगा मैं कि एक्स डायरेक्शन में काम आते हैं, ये रेसिप्रोकल लैटिस में काम आते हैं, सब कुछ। ठीक है, इसमें बात क्या थी मेन की, जो मिलर इंडिसेस निकालने थे वो निकाले थे मेरे को क्लोज पैक प्लेन के। क्लोज पैक प्लेन पता क्या होते हैं मेरे को, और वो भी एफसीसी लैटिस के। अब एफसीसी के लिए मेरे पास 111 आता है, बीसीसी के लिए 110 और सिंपल क्यूबिक के लिए 100, ये है मेरा। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, इनका मिलर इंडिसेस निकालना है। जब मेरे को प्लेन पता लग गया 111, तो HIL जब मैं लिखूँगा तो 1/1 तो सेम ही रहेगा। एच के लिए यहाँ पे 111। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा, ये आ गया मेरा। देन स्टैकिंग सीक्वेंस एफसीसी में तेरे को पता है ABC 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 ये होता है, जबकि जो HCP होता है उसके अंदर AB 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 ये होता है। अब ये क्लोज पैक क्यों होते हैं, 111 वाले क्लोज पैक इसलिए होते हैं क्योंकि अपन इसकी जब एटॉमिक डेंसिटी निकालते हैं वो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जो प्लेन का जो एरिया है वो। ठीक है, यहाँ पे प्लेन का एरिया क्या होगा 3/4 इंटू में √2a का स्क्वायर, और जो एटम्स उस प्लेन के अंदर आए होंगे वो लिखने में, यहाँ पर टोटल एटम लिखने जो एटम उस प्लेन में आएंगे वो। तो जो 3 कॉर्नर वाले हैं वो तो 1/6 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दिमाग इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये एक एटम है, इसका बस ये पार्ट है, तो टोटल इसको मैं 6 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हैं कि जो ये एंगल है ये मेरा 60 डिग्री है, 360/60 इज 6। ठीक है, तो ये मेरे को 1/6 कंट्रीब्यूशन देगा। और जो ये वाला आइटम है जो कि एक इसमें यूँ पड़ेगा तो ये मेरे को हाफ कंट्रीब्यूशन देगा। तो यहाँ पे मेरा 4/√3a² निकल के आता है, जो कि मैक्सिमम है किसी दूसरे प्लेन के लिए एफसीसी के केस में। ठीक है, अगर मैं 100 प्लेन लेके देखूँ एक बार ये अभी के लिए, तो 1 2 3 4 एक आइटम ये आ गया और एक ये पूरा आइटम आ जाएगा इस प्लेन के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास 2 आइटम हो गए और ये हो गया a का स्क्वायर। ठीक है, 2/a का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मे भी ज़्यादा है मे भी कम है पता नहीं, बट ये याद करने की बड़ी बात है मेरी, जो शायद डिराइव नहीं कर पाऊँगा मैं इसको कहते में भी, तो याद ही करना बेटर है। ठीक है, अब इसका उसको कैसे करूँगा मैं, इंटरप्रिटेशन कैसे दूँगा कि अगर मैं लेटिस पैरामीटर बढ़ा देता हूँ तो जो मेरा डेंसिटी है, लेटिस पैरामीटर बढ़ाने के ऊपर डेंसिटी मेरी कम हो जाएगी। अगर मेरी डेंसिटी कम हो गई तो वहाँ से जो पीक है वो डिफ्रैक्शन वाली वो इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, या फिर अगर मेरी डेंसिटी कम होगी तो वो स्ट्रेस जो होगा क्रिस्टल के ऊपर वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, और वहाँ से मैं उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ कि ये कितना डेंसिटी चेंज कर सकता है, कितना पैरामीटर को जो है ये वो कर सकता है, मतलब अपनी डेंसिटी को कंटिन्यू कर सकता है। एडवांटेज है अपने एडवांटेज का यहाँ पे कि डिफॉर्मेशन को मैं मेज़र कर सकता हूँ यहाँ पे कि जितना मेरा मिलर प्लेन, क्योंकि एक क्रिस्टल लिया मैंने, उसको स्ट्रेस दिया मैंने, उसकी डेंसिटी मेज़र कर ली, डेंसिटी मेज़र करके मेरे को पता सारे फैक्टर, तो वहाँ से मैं लेटिस पैरामीटर निकाल दूँगा। तो मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ तो इसके लेटिस पैरामीटर में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, एपिटैक्सियल ग्रोथ से जब अपन वो करते हैं वहाँ पे चिप फैब्रिकेशन करते हैं। फिर यहाँ पे लिमिटेशंस है, परफेक्ट क्रिस्टल मान रखा है, केमिकल इफेक्ट इग्नोर कर रखे हैं, स्टैटिक डिपेंडेंस मान रखा है, हार्ड स्फीयर मान रखे हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मिलर प्लेन के लिए अपन ने क्या किया था, मिलर प्लेन के लिए अपन ने क्या था, क्या था वो, मून मिनरोलॉजी क्या बोल रहा है, चलो कोई नहीं। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन डायमंड यूजिंग वेक्टर एनालिसिस। अब टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल निकालना है मेरे को। अब ये द एंगल बिटवीन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑफ अ डायमंड, ये बता रहा है खुद ही, आर सेम एज द एंगल बिटवीन द बॉडी डायगोनल ऑफ अ स्टैक ऑफ नेबरिंग क्यूब्स हैविंग कॉमन एजेस एंड नॉट फेसेस। यूज वेक्टर एनालिसिस टू फाइंड द एंगल। इतना फुद्दू सवाल था, बट लैंग्वेज ऐसी थी सी गंदी सी, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर को बता दूंगा। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिस। 2 एफसीसी लैटिस को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे टेट्रा जो एक है वो तो एफसीसी ले लेता है, और दूसरा जो होता है वो इसके जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वहाँ का प्लेस ले लेता है डायमंड के अंदर। इससे क्या आता है, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड आता है मेरा, उस पर एंगल आता है मेरा 110 डिग्री का, 109.5 का होता है, जिससे मेरे को sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है टेट्राहेड्रल में। पता है ना टेट्राहेड्रल में ये वाली, ठीक है, क्या बन गया। ठीक है, अब इसको करने के पता नहीं कितने क्या बेकार मेथड है, बट सिंपल सा एक प्लेन ये बना लिया, एक क्यूब ये बना लिया, फिर यहाँ से इसका बॉडी डायगोनल मैंने ये वाला लिख दिया, विच इज़ नथिंग बट ये 0 0 0 रहेगा मेरा। तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि एक्स में माइनस चल रहा है, वाई में पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है, और एक्स में ऊपर है तो ये आ जाएगा
एक और मैंने बना लिया जिसका एज मिल रखा है इससे, लेकिन इसका जो वो है वो नहीं मिल रखा। मैंने ओरिजिन जानबूझ से सेम रखा क्योंकि मेरे को दूसरा बॉडी डायगोनल भी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक्स में तो पॉजिटिव ले लिया, बट वाई में नेगेटिव जा रखा है, या जेड में पॉजिटिव जा रखा है, तो ये आ गया। अब मेरे को एंगल निकाल देना है। एंगल के लिए अपन वही ए डॉट A1 डॉट A2 इज इक्वल टू मोड A1 मोड A2 कोस थीटा को यहाँ पे ले आऊँगा मैं सेपरेट करके, तो ये आ जाएगा मेरा √3a और इसकी वैल्यू की -a/3 कोस थीटा को यहाँ पे रखा कोस इनवर्स 1/3, एंड जब कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे 90 पे तो 0 हो गया मेरा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद जो 90 से आ गया तभी नेगेटिव होता है, तो मेरे को वैल्यू यहाँ पे 90 से प्लस मिलेगी, विच सिंपली स्टेट की हाँ मेरा ठीक जा रहा है। तो अब मैं वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगी सीधा 109.47। सब कुछ बढ़िया तरीके से गया। इंटरप्रिटेशन लिख दूंगा कि यार हाँ ठीक है, जो टेट्राहेड्रल एंगल आया है मेरा, जो ये एंगल आया है ये इंडिपेंडेंट है मेरे लेटेस्ट पैरामीटर के, तो तुम उसको कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो अपना जो तुमने अगर तुमने वो फॉलो कर लिया उसको, तो फिर वो एंगल सेम ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगी मेरी, ठीक है। एप्लीकेशन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लिमिटेशन वही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का कोरिलेशन नहीं मान रहे तुम, केमिकल इम्पैक्ट नहीं मान रहे, वहाँ पे इनको स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन दे रखी है, आइडल ज्योमेट्री मान रखी है, हार्ड स्पीड मान रखे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे FCC लैटिस, कहाँ पे क्वेश्चन, हाँ कंसीडर FCC क्यूबिक लैटिस। सबसे पहले FCC क्यूबिक लैटिस की वहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा मैं। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, पहला मेरे को निकालना है डिड्यूस द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, दूसरा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, देन तीसरा रेसिप्रोकल प्रिमिटिव निकालने मेरे को, और चौथा वॉल्यूम निकालनी है रेसिप्रोकल की, तो फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। तो FCC का डेफिनेशन लिख दिया। FCC को बता दें कि FCC लैटिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेविस लैटिस विद एटम्स एट द क्यूब कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, इट इज द मोस्ट टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। लिख दी इसकी डेफिनेशन। फिर प्रिमिटिव सेल वेक्टर जो है, अच्छा FCC के कैसे निकालते हैं तो सबको ही पता है वैसे तो, जो नियरेस्ट नेबर है उनकी बस निकालना होता है मेरे को यहाँ पे। तो 0 0 पे मेरा एक मान लो क्यूब सेंटर वाला, एक जो फेस सेंटर वाला उसका a/2 चला जाएगा इस साइड से, तो इसका जो मेरा वेक्टर है वो है a/2 i प्लस में j, ठीक है। तो ये आ गया मेरा i प्लस j प्लस के k प्लस i, ठीक है। यहाँ पे अब मैं वॉल्यूम निकालता हूँ प्रिमिटिव सेल की। वॉल्यूम क्या आती है A.B×C। अब A.B×C अगर कर दिया मैंने तो जो है ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे प्रिमिटिव की वैल्यू मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। जो FCC की प्रिमिटिव की वैल्यू होगी वो होगी मेरी V ऑफ सिंपल क्यूबिक की डिवाइड बाई n। तो बस सीधा सब मारा मैंने, V सिंपल क्यूबिक बाई n A³/4, ईजी था, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर जो FCC के हैं वो BCC में बन के आते हैं, BCC के FCC में आते हैं, तो डायरेक्ट लिखने हैं यहाँ पे। फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, डायरेक्ट लिखियो। जब लिखने आए उसके बाद फिर ऑर्थोगोनैलिटी भी चेक करनी है रेसिप्रोकल में मेरे को, इसमें करे ना करे पता नहीं, बट ठीक है। तो मेरे को ये B मिल जाएगा, एक में -i होगा, एक में -j होगा, एक में -k होगा, रिस्पेक्टिव हम किसके थ्रू निकालें। अगर i प्लस j वाले का निकाल रहे तो वहाँ पे -k आ जाएगा, ठीक है। जैसे i प्लस j में निकाला मैंने तो ये मेरे को -k मिल गया। फिर आगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस की जो वॉल्यूम है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज नथिंग बट 2π³ डिवाइड वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये फॉर्मूला कैसे आता है, 2π/v 2π/a इंटू 2π/a इंटू में 2π/a, तो 2π का क्यूब डिवाइड बाई a का क्यूब, इसको मैंने वॉल्यूम बोल दिया था एम्पेरिकली, तो यहाँ पे 2π का क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे को रेसिप्रोकल का वॉल्यूम मिल गया क्योंकि मैंने इसका डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल ही रखा है। या फिर अगर कभी मेरे को रेसिप्रोकल का वॉल्यूम निकालना है तो प्लीज़ देखिए डायरेक्ट का वॉल्यूम भी निकालना है, क्योंकि पेपर में ज़रूर नहीं हो हर बार बोले कि डायरेक्ट का निकालो, ठीक, ये याद रखने वाली चीज़ है। इंटरप्रिटेशन अपन वही बोलेंगे यार, अगर A बढ़ जाता है मेरा, अगर इफ A मेरा डायरेक्ट में बढ़ गया, लेटिस पैरामीटर डायरेक्ट का बढ़ गया, तो जो मेरा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है वो उसका पैरामीटर कम हो जाएगा। अगर उसका पैरामीटर कम हो गया तो फिर वहाँ से मेरा डिफ्रैक्शन एंगल जो है लोअर एंगल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, पीक मेरा, ठीक है। एडवांटेज डिफ्रैक्शन एनालिसिस कर सकता हूँ, बैंड थ्योरी में यूज़ कर सकता हूँ रेसिप्रोकल लैटिस का मैं। लिमिटेशंस की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आइडियल लैटिस, नॉन टेम्परेचर इफेक्ट, नॉन इंटरेक्टिंग इफेक्ट वही। और जो अगर एप्लीकेशन देखूँगा इसके में तो रेसिप्रोकल की थी रिएक्टर, ध्रुव रिएक्टर अपना वही बोल देंगे। चलो डेंसिटी ऑफ द डायमंड क्रिस्टल, ठीक है। डेंसिटी डायमंड की कैसे निकालते हैं यहाँ पे पता ही अपने को। डायमंड जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। डायमंड के अंदर 8 होते हैं। जो डायमंड होता है मेरा टेट्राहेड्रल अगर है तो वहाँ पे वो FCC 2 FCC को फ्यूज़ करेगा। अगर वहाँ पे 2 FCC है तो 4 1 के 8 हो गए टोटल, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला तेरे को पता है, इट इज़ नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउ मास में तेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम इनटू में एक आइटम का मास। एक आइटम का जो मास होता है, अगर मेरे को ये मोल में दे रखा है 12 ग्राम पर मोल का मास है, ठीक है। 12 ग्राम है एक मोल का, यानी कि एक मोल एटम का मास है 12 ग्राम। तो फिर एक एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम बटे में एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब ये सिंपल, इसको ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, याद क्यों करूँ मैं।
तो बस यहाँ पे पुट करी, कैलकुलेटर का यूज़ करा एंड हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक है। अब आगे मैंने क्योंकि डेंसिटी निकाली है, एक क्रिस्टल का एक पैरामीटर है, तो इसका जो है पहले तो वो लिख दूँगा कि इसका वेरिएशन क्या है इंटरप्रिटेशन के तौर पे। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखूँगा कि अगर मेरा लेटेस्ट पैरामीटर इंक्रीज़ करता है तो जो मेरी डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, या फिर अगर मेरा जो मास है अगर वो, अच्छा लेटेस्ट पैरामीटर इंक्रीज़ कैसे करता है यार? लेटेस्ट पैरामीटर इंक्रीज़ करता है जब मैं थर्मल एक्सपेंशन होती है वहाँ पे, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी का इंक्लूड करता हूँ, करेक्ट। फिर यहाँ पे एटॉमिक मास अगर इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ की इम्प्योरिटी आ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मेरे को एडवांटेज में तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, फेस का पता लग जाता है कि अगर मेरी डेंसिटी चेंज हो रही है तो मैं पता लगा दूँगा कि भाई मेरा फेस चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकता हूँ मेरा, कि अगर मेरे में ये डेंसिटी आ गई तो हो सकता है ये वाली इम्प्योरिटी हो वहाँ पे। लिमिटेशन हो गई वही कि परफेक्ट क्रिस्टल मान लिया, नो टेम्परेचर इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट को इग्नोर कर दिया मैंने। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है मेरी, जो हमने वो किया था ना नासा वाला, वही कर लेता हूँ यहाँ पे भी, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ये किसी और प्रोजेक्ट में काम आ जाए, मे भी डायमंड बेस में, डायमंड वाले में। बट क्योंकि हमने यहाँ पे डेंसिटी निकाली, तो डेंसिटी का पैरामीटर एक पैरामीटर है, इसको मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जो नासा वो कर रहा है ना, माइक्रोग्रेविटी में सेमीकंडक्टर ग्रोथ। तो उस पैरामीटर को यूज़ करके मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा क्रिस्टल ग्रो हुआ है वो कितना फिजिबल है वहाँ पे, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन मेरे को बताना है हाल कोफिशिएंट ऑफ द सोडियम बेस्ड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। तो हाल कोफिशिएंट बताना है मेरे को सोडियम का, जिसका साइड दे दिया है मेरे को। अब होल कोफिशिएंट कब आता है? होल कोफिशिएंट बेसिकली होल इफेक्ट क्या होता है? होल इफेक्ट तब आता है जब मैं, ये मेरा एक सैंपल है जिसके अंदर मैंने सैंपल के सेमीकंडक्टर जिसके अंदर मैंने ये करंट निकाल दिया और करंट इस साइड जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली फोर्स अपील करेगा और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरे को होल इफेक्ट मिलता है और वहाँ से मेरे को होल कोफिशिएंट मिलता है, ठीक है। ओके, होल कोफिशिएंट इज नथिंग बट आर एच इज इक्वल टू 1/Ne फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन योर यूनिट सेल डिवाइड बाई इट्स वॉल्यूम। ओके, कुछ नहीं है वो। हाँ 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 हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली मैंने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए बीसीसी है मेरे पास, बीसीसी के अंदर एक सेंटर में, बाकी सारे एक बाहर, तो टोटल हो गए दो एटम है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा वहाँ पे अब मैं। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम मेरी सेल की है 7.84 इंटू 10⁻⁻29। कैसे निकाली? क्योंकि मेरे को ए दे रखा है, तो ए का मैंने क्यूब कर दिया, यहाँ पे रखना है इसकी वैल्यू, फिर कैलकुलेट करना है। अभी भी कैलकुलेट नहीं करना, मैंने एन की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल लिया। जो आर एच होता है मेरा वो होता है -1/Ne। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की केस है। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ, क्योंकि सोडियम है मेरे पास, Na है, तो Na के अंदर एक नेगेटिव वैलेंसी होगी जब ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वही करेगा। जबकि जो क्लोरीन है वहाँ पे एक होल होगा जो कि शो करेगा, तो वहाँ पे मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बाकी अगर पेपर में बता रखा तो बढ़िया। माइनस का 1/Ne, एन की वैल्यू मैंने ये पुट कर दूंगा, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पता ही है, और मेरे को मिल गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में देख लो कि होल इफेक्ट जो है ये लिखने की बहुत ज़रूरत है। होल इफेक्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर इन फ्री इलेक्ट्रॉन रीजन, बट इन रियल मेटल्स इट वेरी ड्यू टू चेंज इन द फर्मी सरफेस टोपोग्राफी, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स को बड़ा घटा के दिखा सकता हूँ मैं, फर्मी सरफेस स्टडीज़ में बहुत काम आता है, क्योंकि जो डेविएशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से वो हमें बताती है कि फर्मी सरफेस की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्या शेप हो सकता है बेसिकली। बाकी सेम लिमिटेशन रहेंगी पूरी उसके अंदर। रियल लाइफ एप्लीकेशन भैया, होल इफेक्ट सेंसर जो है इसको लॉन्च व्हीकल में यूज़ करें। अच्छा मेरे पास क्या है, होल इफेक्ट, इसको कैसे रिलेट कर सकता मैं? होल इफेक्ट, होल इफेक्ट, होल इफेक्ट एच से कुछ है भी नहीं मेरे पास। हाल इफेक्ट मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, हाल एल का, हाल में जो एल है वहाँ से लॉन्च व्हीकल कनेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। होल में जो एल है वहाँ से लॉन्च व्हीकल कनेक्ट करना है। तो बस ये हो गया मेरा 33 मिनट्स में एक पार्ट।